हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। समष्टि अर्थशास्त्र की हमारी B5 सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हम ले रहे हैं पार्ट 3, न्यून मांग या अल्प मांग या अभावी मांग। इंग्लिश में अपन कहें तो डेफिशिएंट डिमांड। इससे पूर्व के जो हमारे 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 में हमने पूर्ण रोजगार संतुलन देखा समग्र मांग और समग्र पूर्ति से। पार्ट 2 में हमने अधिक मांग देखा, एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ा। और अब पार्ट 3 ले रहे हैं न्यून मांग। नाम से ही क्लियर है परिभाषा क्या होगी। पूर्ण रोजगार स्तर पर, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग कम हो तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है, अल्पता है, न्यून मांग है। कैसे? जैसे सभी साधनों को रोजगार पर लगा दें, जो काम करना चाहते हैं उनको सबको काम पर लगा दिया और 500 इकाई की पूर्ति होती है और बाजार में मांग 400 इकाई की है, इसे कहते हैं न्यून मांग, मांग की कमी। ठीक है ना। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, जब समग्र मांग एडी पूर्ण रोजगार स्तर पर, यह शर्त है, पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति एएस से कम हो तो उसे अल्प या न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। इसे हम डायग्राम में देखते हैं। यही डायग्राम पहले भी वीडियो में हमने देखा। ये एएस समग्र पूर्ति वक्र है, ये एडी समग्र मांग वक्र है। ई बिंदु पर पूर्ण रोजगार का संतुलन है, ये लिखा पूर्ण रोजगार संतुलन ई बिंदु पर, और पूर्ण रोजगार का आय स्तर YF। अब यदि अर्थव्यवस्था में किन्हीं कारणों से मांग घट जाती है, मंदी आती, बाजार में उपभोग की मांग की कमी हो गई, निवेश मांग की कमी हो गई, या सरकार ने अपने खर्चे घटा दिए, या निर्यात मांग में कमी हो गई, या आयातों में वृद्धि हो गई, किन्हीं कारणों से उत्पादित वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है तो मांग वक्र जो है वो पैरेलल नीचे शिफ्ट हो जाता है। हमारा नया मांग वक्र ये ब्लू इंक से हमने बनाया है, AD0, जो वर्तमान में मांग का स्तर बता रहा है। इस पर हम देखें, पूर्ण रोजगार पर तुलना करते हैं समग्र पूर्ति से। ये पूर्ण रोजगार का स्तर है, तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति कितनी है, EYF। ये हमने लिखा पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति EYF। अब बात करेंगे समग्र मांग। अभी वर्तमान में समग्र मांग कितनी है, तो यदि इसी पूर्ण रोजगार स्तर पर देखें तो अभी मांग है BYF, ये BYF। अब हम देखते हैं, मांग तो कम है, पूर्ति ज्यादा है ना। एडी लेस देन एएस, जो कि न्यून मांग को दर्शाता है। अब न्यून मांग मतलब गैप कितना है, कितना गैप है, BE, इतना गैप है ना। तो न्यून मांग इक्वल टू EYF माइनस BYF। ये EB जो है, ये गैप, ये हमने एरो बनाया है, ये न्यून मांग के गैप को बता रहा है, न्यून मांग का अंतराल है। क्या होगा इससे, जब भी मांग में कमी होती है तो कीमतें गिरती हैं, कीमत स्तर में कमी आती है। तो ये कीमत स्तर में कमी क्यों आई, ये मांग की कमी के कारण है ना। तो ये जो अंतराल है इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, अवस्फीतक अंतराल। क्यों? क्योंकि इस गैप के कारण ही कीमत पर प्रेशर पड़ा और कीमतें गिरी हैं। इसलिए इस न्यून मांग के अंतराल को ही अवस्फीतक अंतराल कहते हैं। तो ये जो EB जो गैप है न्यून मांग का, उसको अपन कहेंगे अवस्फीतक अंतराल। अब इससे क्या होगा, अब बाजार में मंदी। क्यों? बाजार में मांग तो है नहीं, उत्पादन जो हुआ है वो पड़ा रहेगा, अति उत्पादन की समस्या है ना। तो यहाँ पर रोजगार में कटौती होगी, बेरोजगारी होगी, अति उत्पादन, बेरोजगारी, बेरोजगारी होगी तो आय कम होगी ना, राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो भी कम होगा और बाजार में मंदी की स्थिति बनेगी। ये हमने थोड़ा सा यहाँ लिखा, न्यून मांग से अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन,
बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय स्तर में कमी, मंदी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अधिक मांग तेजी लाता है, न्यून मांग मंदी लाता है। अब कारण देखें, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्या कारण है? तो जो हमने अधिक मांग के कारण लिखे हैं उनको ही हम उल्टा कर दें तो न्यून मांग के कारण हो जाएंगे, है ना। तो समग्र मांग के कंपोनेंट कौन से हैं? सी, आई, जी, एक्स माइनस एम, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो न्यून मांग किन कारणों से हो सकती है? पहला तो उपभोग मांग में कमी, लोगों की उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाए, या ये कहें कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीद रहे हैं, ये भी हो सकता है। 2 रुपये में हाथी मिल रहा है लेकिन 2 रुपये नहीं है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो उपभोग मांग में कमी, वो कमी क्यों है? उपभोग प्रवृत्ति भी कम हो सकती है। कब कम हो सकती है? उसके कई कारण हैं। कर योग्य आय भी प्रयोज्य आय भी कम हो सकती है। फिर है निवेश मांग में कमी, बाजार में निवेश के लिए अनुकूल स्थितियां यदि नहीं है, है ना, तो उद्यमी जो हैं वो प्रोत्साहित नहीं होते हैं निवेश करने के लिए। तो निवेश मांग अगर कम हो गई तो भी समग्र मांग कम हो जाएगी। सार्वजनिक व्यय में कमी, सरकार द्वारा कोई ज़्यादा व्यय नहीं किए जा रहे हैं या नए नए प्रोजेक्ट कोई शुरू नहीं किए गए हैं, तो बाजार में पैसे की कमी है तो लोग नहीं खरीदारी कर रहे हैं। निर्यात मांग में कमी, हमारा माल जो विदेशों में जा रहा है, जो वस्तु और सेवाओं की विदेशों में मांग कम हो गई है, तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है तो ओवर प्रोडक्शन हो गया, माल बिक नहीं रहा है। फिर है आयात में वृद्धि, यहाँ का जो उत्पादित वस्तु और सेवा है वो तो एज इट इज़ है, और आयातित वस्तु है वो भी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ स्टॉक बढ़ जाएगा तो भी कीमतों में कमी होगी। फिर है मुद्रा पूर्ति में कमी, बाजार में मुद्रा का संचलन जो है, संचलन वेग भी कम हो जाए या मुद्रा पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो तो भी बाजार में मांग में कमी हो सकती है। फिर है करों में वृद्धि से प्रयोज्य आय में कमी, ऐसा भी हो सकता है कि कर बहुत ज़्यादा हैं तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, प्रयोज्य आय है, खर्च योग्य आय है, वो कम हो जाती है तो भी खरीदारी नहीं हो पाती है। ये सारे कारण हैं जो समग्र मांग को नीचे रख रहे हैं या उसमें कमी कर रहे हैं। अब हम बात करें इसका उत्पादन, रोजगार और कीमत स्तर पर क्या प्रभाव होगा। वैसे शॉर्ट में समझें तो यही है, कीमतें गिरेंगी, रोजगार गिरेगा, उत्पादन गिरेगा, लेकिन अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता है तो निश्चित रूप से कीमतें ही गिरेंगी। और अल्पाधिकार अगर है, अल्पाधिकार में कुछ लोग ही बाजार को चलाते हैं तो वहाँ पर वो कीमतों को नहीं गिरने देंगे, वो उत्पादन को कम कर देंगे, है ना, रोजगार में थोड़ी कटौती कर देंगे। इसी प्रकार यदि साधनों की पूर्ति पूर्ण लोचदार है, साधनों की पूर्ति में अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, पूर्ण लोचदार पूर्ति है तो उसको डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हम कीमतों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, कीमतों को स्टेबल रख सकते हैं। यदि श्रमिक संघ, लेबर यूनियन जो है, ट्रेड यूनियंस जो हैं, वो यदि कीमतों में गिरावट होने पर भी मजदूरी कटौती नहीं होने देते हैं, मजदूरी कटौती होने से रोक लेते हैं, प्रेशर डालते हैं हमारी मजदूरी कटौती नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर उद्यमी है वो रोजगार में कमी करेगा, है ना, तो उत्पादन और रोजगार में कटौती होगी। ठीक है, ये हम कुछ प्रभाव देखते हैं, कारण देखा हमने, न्यून मांग क्या हुआ, ये हुआ। अब अपन बात करेंगे, इसके बाद लेते हैं न्यून मांग को दूर करने के या नियंत्रित करने के उपाय। चलिए अब देखते हैं अपन न्यून मांग को नियंत्रित करने के उपाय। अब हमारी समस्या क्या है? बाजार में मांग की कमी है, खरीदार नहीं है, उत्पादन हो रहा है, इस बीमारी को हमको दूर करना है। अब हमारे पास जो उपाय हैं उसको हमने राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, अन्य उपाय 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले लेते हैं राजकोषीय नीति। सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति है उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। यहाँ पर राजकोषीय नीति में हमको क्या उपाय करना है कि लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़े, ये हमको उपाय करना है इसमें, है ना। लोगों के पास कैसे भी पैसा पहुँचे और उनकी क्रय शक्ति बढ़े जिससे कि मांग में वृद्धि होगी। पहला है करों में कटौती, टैक्स डिडक्शन, टैक्स गवर्नमेंट कम करे जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, लोगों की प्रयोज्य आय बढ़े। करों में कटौती हो जिससे प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी,
खर्च योग्य आय, व्यय योग्य आय, उसमें वृद्धि होगी। यदि टैक्स कम होंगे तो फिर हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो, सरकार निर्माण कार्यों में वृद्धि करे, बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य करवाए, नहरें हैं, नहरी तंत्र विकसित हो, सड़कों का, रेलवे लाइन का निर्माण हो, कोई प्रोजेक्ट चलता रहना चाहिए, लोगों को काम मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी। फिर है सार्वजनिक व्यय ऋणों में कमी, पब्लिक बोरोइंग्स कम करना है। मतलब सरकार जो है ना बाजार में लिक्विडिटी कम करने के लिए लोगों से जो उधार लेती है वो बंद करना पड़ेगा। अब बाजार में क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, कमी है, इसीलिए तो मांग कम हुई है, तो सार्वजनिक ऋणों को कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। अगला है घाटे की वित्त व्यवस्था हो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार के बजट में जब घाटा होता है तो घाटे का कुछ भाग सरकार नई करेंसी प्रिंट करवा के, केंद्रीय बैंक से नई करेंसी प्रिंट करवाती है, उससे उस घाटे को पूरा करती है। जब नई करेंसी प्रिंट होगी तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो इससे लोगों के पास पैसा आएगा और खरीदारी बढ़ेगी। ये तो है राजकोषीय नीति। फिर हम बात करते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति से संबंधित नीति देश की केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति कौन सी होगी? सस्ती मौद्रिक नीति, है ना, या विस्तारवादी मौद्रिक नीति। इस नीति का उद्देश्य क्या है? बाजार में लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के पास कैसे भी हो पैसा पहुंचना चाहिए। यहाँ पर पहला है बैंक दर में कटौती। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को जो लोन देगी ना उसमें सस्ता देगी। अगर आगे से सस्ता होगा तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दर में भी कमी करेंगे, और ब्याज दर कम होगी तो ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे लोन लेने के लिए, है ना। तो बैंक दर में कटौती, सस्ता हो जाएगा लोन। फिर है नकद आरक्षित अनुपात में कमी। रिजर्व रेशो जो है प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित अनुपात जो है वो अपने पास, केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है। उस रेशो को यदि कम कर दिया जाए तो अब बैंकों को रिजर्व कम रखना पड़ेगा, तो लोन देने के लिए जो अवेलेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा उनके पास बचेगा तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी। फिर है खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक जो है वो खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है ना। आधिक्य मांग में हमने कहा था बेचना, यहाँ हम कह रहे हैं खरीदना। तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी? जो भी प्रतिभूतियाँ बाजार में हैं, सिक्योरिटीज पेपर हैं, उनको खरीद लेगी और उसके बदले में कैश प्रोवाइड करेगी। तो बाजार में कैश का फ्लो बढ़ेगा, नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, और नकदी का प्रवाह बढ़ने से डिमांड क्रिएट होगी, मांग बढ़ेगी। फिर है सीमांत आवश्यकता में कमी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था 1 लाख का गोल्ड रखने पर यदि 75,000 लोन मिल रहा है, मतलब 25% मार्जिन हुआ। अब बैंक ऐसा कर सकती है कि 10% ही मार्जिन रखे कि 1 लाख का गोल्ड दो, 90,000 ले जाओ, तो लोग लोन लेने ज़्यादा आएंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करके भी लोनिंग को बढ़ाया जा सकता है। फिर है नैतिक प्रोत्साहन। केंद्रीय बैंक अपने सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करें, किसके लिए? शाख का विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटें ताकि लोग और उद्यमी प्रेरित हों। अन्य उपाय अगर हम देखें तो उसमें निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। जितने भी उत्पादक हैं उनके लिए नई नई नीतियाँ गवर्नमेंट लाए जिससे कि वो निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित हों, उनको अनुकूल वातावरण दिया जाए, उनके लिए अनुकूल आधारभूत सुविधाएं दी जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। निर्यातों में वृद्धि होगी तो जो हमारा जो अति उत्पादन है ना, जो ज़्यादा उत्पादन वो सारा माल विदेशों में जाएगा, तो यहाँ पर अति उत्पादन की समस्या खत्म हो जाएगी और मांग बढ़ेगी। निर्यात मांग बढ़ने से यस, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। जब कीमतें गिरती हैं तो गवर्नमेंट को एक सपोर्ट देना चाहिए। जैसे सरकार जो है वो कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है तो किसान जो है उससे प्रोत्साहित होते हैं उत्पादन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्राइस उनको मिलने की गारंटी होती है। तो ये सरकार को समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए। आयातों पर नियंत्रण,
पहले से ही हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा है, अति उत्पादन की समस्या है, और मान लो वही वस्तु और विदेशों से भी आयात हो जाएं तो ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ने से कीमतें और गिरती हैं। इसलिए सरकार को क्या करना, आयातों पर नीतियाँ बनाकर नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है ना। आयात प्रतिबंध के लिए प्रशुल्क, कोटा आदि उपाय अपनाकर सरकार को आयातों पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ये सारी जो नीतियां हैं, ये सारे हमने उपाय पढ़े हैं। ये सारे उपाय किसके हैं कि समग्र मांग किस प्रकार से बढ़े, है ना। नियंत्रित करना मतलब समग्र, ये जो न्यून मांग की समस्या है उसको ठीक करना है, उसको दूर करना है, मतलब हमारे समग्र मांग को बढ़ाना है। तो उसके लिए ये सारे हमारे उपाय हुए। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।